Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of January 2023. 7 जनवरी का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट कंटेंट। एंड अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक करिए और जितना कर सकते उतना सपोर्ट करिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। पहला सवाल है वीरोवोर। वीरोवोर एक ऑर्गेनिज्म है इन द न्यूज़ विच इज़ बेस्ट नोन फॉर। वीरोवोर किस लिए न्यूज़ में था? ऑप्शंस आर रैपिडली डिकम्पोजिंग ऑयल, बी सर्वाइविंग एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर, सी कंजम्पशन ऑफ वायरसेस, या डी कॉजिंग डाई बैक डिसीजेज इन ट्रीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई होप आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे। करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस को कंज्यूम करने के लिए वीरोवोर ऑर्गेनिज्म जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बाइंड स्कीम के रिगार्डिंग। आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया भी था कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है जो कि प्रसार भारती के लिए है। तो बाइंड स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अब मेजर प्रायोरिटी एरिया ऑफ द स्कीम इज द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑडियंस। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपके लिए एक सिंपल सा सवाल ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। नहीं पता तो बस गूगल कर लेना, केवल गूगल कर लेना, एक लाइन में शुरू में ही आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाई एंड कंटेंट बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ कंटेंट डेवलपमेंट की भी बात की गई है। तो आंसर विल बी बी, यानी कि 2 ओनली। तीसरा सवाल है कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग। आपको बताना है कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स लेवीड एट अ सर्टेन रेट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स हैज ऑलवेज बीन हायर देन इनकम टैक्स कलेक्शन सिंस द लास्ट डिकेड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कौन से स्टेटमेंट सही है? लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है विच कुछ रेट उसका रहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत लगता है। दूसरा स्टेटमेंट कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा ऑलवेज बीन हायर देन इनकम टैक्स कलेक्शन, गलत होगा, है ना। कॉर्पोरेशन टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट कंपनीज, ये भी गलत है। प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों कंपनीज के ऊपर लगता है विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आंसर विल बी 1 ओनली। तो ये तो 3 सवाल हमने देखे। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मूव करते हैं फ्रंट पेज की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। अब बहुत सारे मल्टीपल पिटीशंस थे जो कि दिल्ली कोर्ट, केरला कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, है ना। और दे वर रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज। आप सबको पता है कि सेम सेक्स जो इंटरकोर्स है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था 2018 में। उसके बाद से काफ़ी डिमांड चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को भी लीगलाइज कर दिया जाए, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जिन्होंने किया है। तो इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले तो लिखे गए हैं। ये फाइट फॉर पैरिटी कहा गया कि इक्वालिटी के लिए एक फाइट है ये। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी विच आर एम्बेडेड इन द राइट टू लाइफ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है आइडेंटिटी का और डिग्निटी का। सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होती है वो एसेंशियल कंपोनेंट है आइडेंटिटी का एंड डिग्निटी का। दूसरा है डिसीजन टू मैरी और नॉट इज वन ऑफ द लाइफ्स मोमेंटस एक्ट ऑफ सेल्फ डिसीजन, है ना। तीसरा कह रहा है लॉ प्रोटेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेस कंपेनियनशिप थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फहुड। तो ये सेल्फहुड का पार्ट है कि आप अपने पार्टनर को चुन सकें। ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेल और दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पिटीशंस गए हैं कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाए अंडर स्पेशल मैरिजेज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इसको करने की बात की जा रही है, ठीक है। के एस पुट्टास्वामी केस में जब 2017 में राइट टू प्रिवेसी दिया गया था, उसके बाद 2018 में जो सेम गे सेक्स था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था 2018 में,
ठीक है ना, सेम सेक्स इंटरकोर्स जिसको है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। सेंटर ने हालांकि सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया है। उन्होंने कहा कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एक बायोलॉजिकल मैन और एक बायोलॉजिकल वुमेन विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन शुड बी मैरिड, है ना, ये सेंटर का कहना है। और कहा कि सोसाइटल मोरालिटी के अगेंस्ट होगा अगर हम इस तरीके से इसको अलाउ करते हैं तो। कुछ लोग का कहना है कि 1954 के अंतर्गत अगर हम इसको 1954 स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंतर्गत इसको अगर हम नहीं करते हैं या इसको एक्सक्लूड करते हैं तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा कुछ और आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि एक आपको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो थी उसको लीगलाइज किया गया था पहले तमिलनाडु में, बाद में पुडुचेरी में, है ना, हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 जो है उसमें अमेंडमेंट करके सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस में उन्होंने क्या कहा था कि प्रीस्ट की, रिलीजियस सिंबल्स की, फायर की, सप्तपदी जो मैरिज के लिए वो माने जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको भी लीगलाइज किया गया था। उन्होंने कहा कि जब सेम सेक्स जो आप सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस आपने अलाउ किया था वो भी एक तरीके से मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ही अमेंडमेंट था। तो मैरिज को एज अ इंस्टीट्यूशन हम उसके स्कोप को बढ़ाएंगे ही, घटाएंगे नहीं, है ना। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द आर्गुमेंट देने वालों के द्वारा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नवतेज जौहर केस याद रखेगा जिसमें 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, तो ये आप याद रखेगा। स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 जो है ये अलाउ करता है सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिजेस विदाउट गोइंग थ्रू एनी रिलीजियस कस्टम्स और रिचुअल्स। कोई रिलीजियस कस्टम रिचुअल नहीं लगते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। एक तरीके से किसी भी कास्ट का व्यक्ति किसी से भी मैरिज कर सकता है, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति मैरिज कर सकता है, लेकिन इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी कर सकता है स्पेशल मैरिजेस एक्ट में। और ये सेक्युलर करने के लिए मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ये लॉ लाया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी न्यूज़ है कुकी चिन रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम सेज एमपी। अब यहाँ पे कुकी चिन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। कुकी चिन जो है दे आर क्रिश्चियन कम्युनिटी, कुकी चिन आर क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट, बांग्लादेश चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के हैं। एंड दे शेयर क्लोज एथनिक टाइज विद द पीपल ऑफ मिजोरम। और बांग्लादेश से जब ये आते हैं तो ये एक मिजोरम की तरफ इंटर करते हैं। बीएसएफ ने इनको वहाँ से इंटर करने से रोक लिया है, ठीक है ना, याद रखेगा। इसके पहले आपको पता है चकमास जो मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं, दे ऑल्सो केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड दे वर अलाउड टू इंटर इंडिया एंड सेटल इन मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो चकमास ने फिर बाद में देखा होगा आपने सिटीजनशिप और ये सब कार्ड्स ये सब भी बनवा लिए। तो चकमास जैसे आए थे बांग्लादेश से, दे वर मोस्टली बुद्धिस्ट, दे केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड एंटर्ड इन टू मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द परसिक्यूशन। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुकी चिनार देयर, है ना, तो ये आपको थोड़ा मैंने बता दिया। अगली न्यूज़ है इंडियाज जीडीपी लाइकली टू ग्रो 7% दिस फिस्कल सेज एनएसओ। तो एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसने अपना एस्टिमेट दिया है और कहा है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो है एट 7% इन 2022-23 विच विल स्लो डाउन फ्रॉम 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है नेशनल इनकम के वो रिलीज़ किए गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, और ये आप याद रखेगा। तो जीडीपी क्या है ये सब तो आपको पता है ना कि जीडीपी क्या है। और जीडीपी में जो नया मेथोडोलॉजी है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड का है, मतलब कि जीवीए उसमें कैलकुलेट करते हैं, हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन किया जा रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो 12 करोड़ लोगों का बिहार में स्टार्ट किया जा रहा है आज से। तो आप बस याद रखिएगा कि कौन से स्टेट में कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है। तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो बिहार में स्टार्ट हो रहा है आज से। आगे की न्यूज़ आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। मेयर का पद चुने बिना ही एमसीडी हाउस एडजर्न कर दिया गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मेयर के बारे में, काफ़ी डिबेट भी चलता है। हालांकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया था उसने अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई, ठीक है ना। अर्बन लोकल बॉडीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। याद रखिएगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई, उसमें नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक तरीके से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में बनाया तो गया, लेकिन इसमें मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ना टेन्योर प्रिस्क्राइब किया गया, ना पावर प्रिस्क्राइब की गई फॉर मेयर और चेयरपर्सन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है ना। जो मेयर है या चेयरपर्सन है अर्बन लोकल बॉडीज का, उसके कोई पावर, टेन्योर और फंक्शन नहीं मतलब बताए गए। इसी कारण से अभी शशि थरूर जी ने एक बिल भी लाया था, है ना, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने मेयर के एक तो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी,
टर्म फिक्स करने की बात की थी और ये कहा था कि भाई उसकी पावर्स उसको बताओ, उसको एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के रूप में काम करने दो, ठीक है ना। अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी जाएंगी म्यूनिसिपैलिटी की मेयर के पास तो इससे उसकी पोजीशन थोड़ा सा एक ऑटोनॉमस पोजीशन, थोड़ा अच्छी पोजीशन होगी जिसमें वो थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकता है। अदरवाइज ये जस्ट एक सेरिमोनियल पावर है, इट इज जस्ट सेरिमोनियल हेड नॉट हैविंग एनी पावर, ठीक है ना। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आगे यहाँ पे देखो, कॉफ़ी फार्मर्स इन केरलाज मारायूर रीप बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉफ़ी फार्मर्स जो है मारायूर, जो कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको वैसे पता होगा कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, दीज आर द स्टेट्स विच आर नोन फॉर द कॉफ़ी प्रोडक्शन। स्पेशली जो कर्नाटका एंड केरला रीजन है, दे आर नोन फॉर द कॉफ़ी प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कीजनथूर कॉफ़ी के बारे में लिखा है, कीजनथूर कॉफ़ी, तो लिख लीजिएगा। कीजनथूर एक अरेबिका की वैरायटी है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में दो तरीके की कॉफ़ी बहुत फेमस है। एक है आपकी द फर्स्ट वन इज़ अरेबिका, द फर्स्ट वन इज़ योर अरेबिका कॉफ़ी, देन सेकंड वन इज़ योर रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक है ना। तो एक अरेबिका, एक दूसरी है रोबस्टा कॉफ़ी, है ना। थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा आज इनके दोनों के बारे में, अरेबिका और रोबस्टा के बारे में, बट याद रखिएगा ये कीजनथूर कॉफ़ी जो है अरेबिका की वेराइटी है, मरायूर रीजन केरला, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब थोड़ा सा डिटेल अगर हम बात करें तो कॉफ़ी जो ट्रेडिशनली ग्रो हो रही है इंडिया में, वो ग्रो हो रही है आपके वेस्टर्न घाट्स रीजन में, स्पेशली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु रीजन में। कॉफ़ी कल्टीवेशन अभी रिसेंटली एक्सटेंड हुई है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ भी, बट मेजर रीजन्स वही कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ही है। कॉफ़ी प्रोडोमिनेटली इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है। 65 to 70% कॉफ़ी एक्सपोर्ट हो जाती है, रेस्ट कॉफ़ी इंडिया में कंज्यूम होती है। दो वेराइटीज़ हैं अरेबिका और रोबस्टा की। अरेबिका एक माइल्ड कॉफ़ी है, बट द बीन्स बीइंग मोर एरोमेटिक इट हैज़ हायर मार्केट वैल्यू कंपेयर टू रोबस्टा बीन्स। ज़्यादा माइल्ड है अरेबिका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रोबस्टा, लेकिन अरेबिका में ज़्यादा फ्रेगरेंस है, ज़्यादा अरोमा है, ज़्यादा उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा है, इसीलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। द प्राइस ऑफ अरेबिका इज़ मोर देन दैट ऑफ रोबस्टा। इसी के और डिफरेंस बता दूं, अरेबिका इज ग्रोन इन हायर एल्टीट्यूड्स देन रोबस्टा, ठीक है ना। कूल एंड इक्वेबल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज नीडेड फॉर अरेबिका, और वहीं पर रोबस्टा के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि 20 to 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर सूटेबल रहता है। अरेबिका रिक्वायर्स मोर केयर, मोर नर्चर एंड इज मोर सुटेबल फॉर लार्ज होल्डिंग्स, वेराज रोबस्टा इज सुटेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फार्म, ठीक है ना। अरेबिका इज मोर ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड डिसीजेस सच एज वाइट स्टेम बोरर, लीफ रस्ट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो एंड इट रिक्वायर्स मोर शेड देन रोबस्टा, शेड दोनों को चाहिए लेकिन अरेबिका को ज़्यादा शेड चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था कॉफ़ी बोर्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत, कॉफ़ी एक्ट 7 of 1942 के तहत, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉफ़ी बोर्ड लोकेटेड है बेंगलोर, कर्नाटका में, याद रखिएगा। कॉफ़ी बोर्ड जो है वो सर्व करता है एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द कॉफ़ी सेक्टर। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको मैंने बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो एडिटोरियल आज का है वो है द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। इस आर्टिकल में ऑथर ने बात किया है कि किस तरीके से कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। सबसे पहले ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर रशिया का, रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया, दिस इज इन वायलेशन विद द इंटरनेशनल लॉ। दूसरा जो एग्जाम्पल ऑथर ने दिया है वो दिया है अमेरिका का खुद का, कि अमेरिका ने जब नॉर्मल पीरियड थे तब भी कई जगहों पे बॉम्बिंग की, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की, इराक में बॉम्बिंग की, उन्होंने कोसोवो में बॉम्बिंग की, है ना। एंड ये सब उन्होंने तब किया और उनके ऊपर ज़्यादा हल्ला नहीं किया गया। ऑथर ने कहा कि अमेरिका जब ऐसे काम करता है या नेटो जब ऐसे काम करता है बॉम्बिंग्स के इनके, तो इनके ऊपर ज़्यादा हल्ला नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ रशिया ने किया तो ऑब्वियस सी बात है जितना हल्ला हुआ है उतना किया गया है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि इंटरनेशनल वैल्यूज आर थ्रेट बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीज लाइक अमेरिका, दीज पावर्स लाइक रशिया। पहले ये दो पोल थे, फिर ऑथर ने कहा कि एक फेज चलता है जिसको रिलेटिव हार्मनी का फेज कहा जाता है आफ्टर द शटडाउन ऑफ योर यूएसएसआर। जब यूएसएसआर बंद हो गया उसके बाद का फेज थोड़ा रिलेटिव हार्मनी का फेज है कहा जाता है। लेकिन नाउ मेनी मोर कंट्रीज आर राइजिंग, जैसे कि ऑटोक्रेटिक चाइना एंड एक्सपेंशनिस्ट रशिया। जो टर्म ऑथर ने यूज़ किया है वो कहा है कि इट इज़ ऑटोक्रेटिक चाइनाज
चाइनाज राइज एंड एक्सपेंशनिस्ट रशियाज राइज। और उन्होंने कहा कि जो चाइना है, चाइना अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है एंड चाइना व्यूज द इंटरनेशनल व्यूज लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। देखो चाइना रशिया की फिलॉसफी ये है कि जो लॉज है ये सर्विस ऑफ द स्टेट के लिए है। वहीं पे लॉ का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कंट्रोल किया जाए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब बोलते हैं सुप्रीम लॉ तो क्या है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए। बट चाइना एंड रशिया का ये कहना है कि नहीं, गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड कर देता है लॉ, है ना। तो चाइनीज़ और रशियन जो विजन है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नेशन का, वो दूसरों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ब्रीच करते हैं टुवर्ड्स देयर बॉर्डर्स एंड ऑल, है ना। तो वो चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल लॉ के कहीं ना कहीं अगेंस्ट ही है। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि रिसेंटली जो अमेरिका ने किया, जैसे कि अपने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास कर लिया। अब इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास करके लॉ का सहारा लेकर के वो क्या कर रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर रहा है। ट्रेड में एक तरीके से ट्रेड मतलब को उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ WTO जैसी जो संस्था बनाई गई है वहाँ पे यूएस के प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है WTO के ऊपर। तो एक तरीके से ये पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल लॉज का एक वायलेशन है, जो कि अभी चैलेंज तो किया जाएगा लेकिन उसमें कोई रिजल्ट दिखता हुआ नहीं लग रहा है लोगों को। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज जो है वो केवल मेयरली ऑन पेपर है, दे आर नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। ये केवल पेपर पे है, इनका मिसयूज ज़्यादा किया जाता है रादर देन यूजिंग देम, है ना। तो आपको ये बताना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे RBI टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन 2 पार्ट्स। RBI जो है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेकर के आया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑब्वियसली बात है डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाएगा फॉर फाइनेंसिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अब ये जो बॉन्ड्स रहेंगे ये 2 टेन्यर में लाए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। बॉन्ड्स 2 टेन्यर में लाए गए हैं, ऑक्शन किया जाएगा 5 साल के, 5 ईयर एंड 10 ईयर ग्रीन बॉन्ड्स रहेंगे। 4-4 हज़ार करोड़ के दोनों रहेंगे। एंड इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड्स के थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इनको सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यस, दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंडरी मार्केट का मतलब जिसको नहीं पता मैं बता दूं। जैसे मान लो आपने फर्स्ट हैंड खरीदा, अब आपने खरीदा 5 साल के लिए, लेकिन बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को थमा सकते हो, उसको उससे पैसे ले सकते हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे करके उससे पैसे ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को 10 साल बाद वही आपको उसका पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट का ये कंसेप्ट। तो सेकेंडरी मार्केट में यस ट्रेड कर सकते हैं। क्या SLR कोटा में इसको काउंट किया जाएगा? तो यस, इसको SLR कोटा में भी काउंट किया जाएगा। ऑक्शनिंग इसकी RBI के द्वारा की जाएगी एंड इसके लिए जो मेथड है वो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी भी दी गई है। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी भी दी गई है जिसमें 5% रिजर्व किया जाएगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं दे विल इशूड थ्रू यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन के माध्यम से इसमें किया जाएगा एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर रेपो एज पर रेपो रेट के लिए, रेपो ऑपरेशंस के लिए भी ये एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। आई होप यू विल रिमेंबर देम। प्रसार भारती ने कहा है कि वो खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लेकर के आ सकते हैं। आप सबको पता है कि बाइंड स्कीम स्टार्ट की जा रही है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, और सेक्टर स्कीम है ये जो कि लाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ प्रसार भारती, जो कि 2025-26 तक चलेगी। उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि इसमें हम हो सकता है कि एक OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स कमेटी टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क टू इंश्योर रोड सेफ्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्ट किया है, कमेटी बनाई है विच विल बी लेड बाय फॉर्मर एपेक्स कोर्ट जज जस्टिस AM सप्रे। तो AM सप्रे जो रहेंगे, AM सप्रे कमेटी है जो कि बनाई गई है फॉर रोड सेफ्टी नॉर्म्स के रिगार्डिंग इसको बनाया गया। याद रखिएगा, दे विल वर्क आउट अ फ्रेमवर्क टू मोल्ड स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। तो दिस कमेटी का जो टास्क है वो क्या है? टू मोल्ड स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। एंड ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अर्जेंट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू इन्फोर्स सेक्शन 136A इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का 136A जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, इस कारण से कमेटी बनाई गई है। राजस्थान ट्री
टीचर हैज़ ब्लेज्ड ट्रेल ऑफ ग्रीन। यहाँ पे राजस्थान के प्राइमरी स्कूल टीचर हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के, जिनका नाम है भेराराम भाकर। भेराराम भाकर का नाम याद रखिएगा, इनको ट्री टीचर कहा जाता है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा पेड़ इन्होंने प्लांट किए, तो फॉर दैट रीजन ही इज़ नोन फॉर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।